भाग 8 में आपने देखा था कि कैसे शहर में रहने वाली चालाक और घमंडी जेठानी शालिनी अपने छोटे देवर की शादी गांव की सीधी सादी लड़की से करवा देती है, यह सोचकर कि गांव की देवरानी को दबाकर रखा जा सकेगा। लेकिन समय के साथ देवरानी गीता ने अपने संस्कार, मेहनत और समझदारी से घर में अपनी जगह बना ली। अब शुरू होती है भाग 2 की कहानी। शादी को 1 साल बीत चुका था। गीता अब उस घर की बहू ही नहीं बल्कि घर की जिम्मेदार सदस्य बन चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठना, पूजा पाठ करना, सास ससुर की सेवा, देवर का ध्यान और घर के सारे काम वह बिना शिकायत किए करती थी। इसके विपरीत जेठानी शालिनी का स्वभाव अब भी वैसा ही था। बात बात पर ताने, दिखावा और अपनी चालाकी पर घमंड। शालिनी को यह बात चुभने लगी थी कि जिसे वह गांव वाली गनवार समझकर लाई थी, वही अब सबकी पसंद बनती जा रही थी। सासू माँ अक्सर कहती, गीता जैसी बहू किस्मत से मिलती है। यह सुनते ही शालिनी के दिल में जलन की आग और तेज हो जाती। एक दिन शालिनी ने अपने पति से कहा, देखिए जी, यह गीता जरूरत से ज्यादा होशियार बन रही है। माँ पिताजी सब उसी की सुनते हैं। पति ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो इसमें बुराई क्या है? वह सबका ख्याल रखती है। शालिनी को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ दिनों बाद गांव से खबर आई कि गीता के मायके में खेत की हालत खराब है। बारिश कम होने से फसल को नुकसान हुआ था। गीता का मन परेशान रहने लगा, लेकिन उसने घर में किसी को ज्यादा नहीं बताया। एक शाम सासू माँ ने उससे पूछा, बिटिया, तू आज कुछ उदास लग रही है। गीता ने सच बता दिया। सासू माँ ने तुरंत कहा, अगर जरूरत हो तो हम मदद करेंगे। यह सुनकर शालिनी बीच में बोल पड़ी, माँ, हर बात में मायके वालों की मदद करना जरूरी नहीं है। अब यह इसी घर की बहू है। गीता चुप रही, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। उसी रात गीता ने अपने पति से कहा, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। गांव में रहते हुए मैंने सिलाई कढ़ाई सीखी थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं घर से ही कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। पति ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँ। अगले ही दिन सास ससुर से बात हुई। दोनों ने गीता को पूरा समर्थन दिया। घर के एक छोटे कमरे में सिलाई मशीन रख दी गई। धीरे धीरे मोहल्ले की महिलाएं कपड़े सिलवाने आने लगीं। गीता का काम साफ सुथरा और समय पर होता था। यह सब देखकर शालिनी का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि गीता अब घर में उसकी बराबरी करने लगी है। एक दिन शालिनी ने जानबूझकर गीता की सिलाई मशीन खराब कर दी और सबके सामने कहा, मुझे नहीं पता कैसे टूटी, शायद इसे चलाना नहीं आता। गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मशीन ठीक करवाई और फिर से काम में लग गई। कुछ ही महीनों में गीता ने इतना कमा लिया कि उसने अपने मायके में बीज और खाद भेज दी। गांव में फसल फिर से लहलहा उठी। यह खबर जब ससुराल पहुंची तो सास ससुर की आंखों में गर्व के आंसू थे। समय बीतता गया।
गैप आका। एक दिन ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में सब घबरा गए। अस्पताल ले जाने से लेकर दवाइयों तक की जिम्मेदारी गीता ने संभाली। शालिनी उस समय अपने मायके जाने की तैयारी में लगी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज न मिलता तो हालत बिगड़ सकती थी। सासू माँ ने गीता का हाथ पकड़कर कहा, आज तूने साबित कर दिया कि असली बहू कौन है। यह बात शालिनी के कानों तक पहुंची तो उसके दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। डर इस बात का कि कहीं वह इस घर में अकेली न पड़ जाए। कुछ दिनों बाद शालिनी के मायके से खबर आई कि उसके पिता बीमार हैं और पैसों की जरूरत है। शालिनी परेशान होकर रोने लगी। तभी गीता आगे बढ़ी और बोली, दीदी, मेरे पास थोड़ी बचत है, आप चाहें तो ले लीजिए। शालिनी को विश्वास नहीं हुआ। जिस देवरानी को वह हमेशा नीचा दिखाती रही, वही आज उसकी मदद के लिए खड़ी थी। उस रात शालिनी को नींद नहीं आई। उसे अपने किए हुए सारे गलत काम याद आने लगे। अगली सुबह उसने सबके सामने गीता से कहा, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, मुझे माफ कर दो। गीता ने नम आंखों से कहा। सीमा सुबह हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। घड़ी में 5 बज रहे थे। घर में अभी सन्नाटा था। रसोई में जाकर उसने चूल्हा जलाया, पानी चढ़ाया और आटे का डिब्बा बाहर निकाला। यह उसका रोज का काम था। कोई नया नहीं, कोई खास नहीं। घर में उसके अलावा 4 लोग रहते थे। पति रमेश, बेटा गोलू, बेटी पिंकी और सास दादी अम्मा। सभी अपने अपने काम में लगे रहते थे और सीमा अपने काम में। सीमा को कभी शिकायत करने की आदत नहीं थी। वह जो करती थी चुपचाप करती थी। लेकिन मन के अंदर कभी कभी एक हल्का सा सवाल उठता, क्या घर सिर्फ उसी के सहारे चलता है? रमेश नौकरी पर जाता था, गोलू स्कूल में था और पिंकी भी। दादी अम्मा ज्यादातर समय आराम करती थीं। घर की सारी जिम्मेदारी अपने आप सीमा के हिस्से आ गई थी। सुबह 7 बजे तक सब जाग चुके थे। रमेश अखबार पढ़ रहा था। गोलू मोबाइल देख रहा था। पिंकी स्कूल की कॉपी ढूंढ रही थी। सीमा सबके लिए नाश्ता लगा रही थी। सीमा, चाय थोड़ी और गरम कर दो, रमेश ने कहा। माँ, मेरा टिफिन नहीं मिला, गोलू बोला। माँ, मेरी छोटी ठीक नहीं बनी, पिंकी बोली। सीमा कुछ नहीं बोली। उसने सब कर दिया। यह कहानी घर की औरत AOIDK की तरह शुरू हुई थी, लेकिन यह घर की औरत 2 बनने की कहानी थी। एक दिन सीमा को हल्का बुखार था। शरीर में कमजोरी थी, फिर भी वह उठ गई। उसने सोचा, काम कौन करेगा? दादी अम्मा ने देखा और बोली, सीमा, आज तुम लेट जाओ। सीमा बोली, अगर मैं नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? दादी अम्मा चुप हो गईं। यह बात उनके दिल में लग गई। उसी दिन शाम को रमेश घर आया। उसने देखा कि सीमा ठीक नहीं लग रही। तुम ठीक हो? उसने पूछा। सीमा ने कहा, थोड़ा बुखार है।
रमेश पहली बार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। सीमा को अजीब लगा, यह छोटा सा बदलाव था। अगले दिन रमेश ने गोलू और पिंकी को बुलाया। आज से हम सब घर के काम में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाएंगे, उसने कहा। बच्चों ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन फिर मान गए। गोलू ने झाड़ू लगाई। आधी सही, आधी गलत। पिंकी ने बर्तन धोए, काफी पानी गिरा। रमेश ने सब्जी काटी, थोड़ी मोटी, थोड़ी पतली। सीमा दूर बैठकर देख रही थी। घर चल रहा था, थोड़ा धीरे, लेकिन चल रहा था। सीमा के मन में पहली बार हल्कापन आया। दिन बीतने लगे। काम अब भी होता था, लेकिन अकेले नहीं। गोलू स्कूल से आकर अपना बैग खुद रखता, पिंकी अपने कपड़े खुद समेटती, रमेश कभी कभी चाय बना लेता। सीमा अब भी मुख्य काम करती थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। पड़ोस में बातें होने लगीं। सीमा अब पहले जैसी नहीं दिखती, शांति आंटी ने कहा। हंसने लगी है, किसी ने कहा। सीमा बस मुस्कुरा देती। एक दिन त्योहार आया। पहले ऐसे मौकों पर सीमा थक जाती थी। इस बार सबने मिलकर काम किया। घर सजा, खाना बना, हंसी हुई। सीमा ने महसूस किया, घर वही है, लेकिन उसका बोझ कम है। एक शाम दादी अम्मा ने सीमा से कहा, पहले हम सोचते थे घर की औरत का मतलब सब कुछ अकेले करना होता है। अब समझ आया, घर की औरत वो होती है जो सबको जोड़ कर रखे। सीमा की आंखें भर आईं। एक दिन सीमा सच में बीमार पड़ गई। इस बार वह उठी नहीं। घर फिर भी चला। रमेश ने दवा दी, बच्चों ने खाना गरम किया, दादी अम्मा पास बैठी। सीमा ने छत की ओर देखा। उसे लगा, अब वह जरूरी तो है, लेकिन मजबूर नहीं। गोलू ने कहा, माँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तो घर के काम करूंगा। पिंकी बोली, घर सबका होता है। सीमा मुस्कुराई। अब लोग सीमा को सिर्फ घर की औरत नहीं कहते थे। वह घर की औरत दो थी, जो घर संभालती भी थी और घर चलाना सिखाती भी थी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी आंगन में फैल रही थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी और घर में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी रोज की नहीं थी। आज कुछ अलग था। आज फिर बेटी के रिश्ते की बात होनी थी। शिवनारायण प्रसाद अखबार हाथ में लिए बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें शब्दों पर नहीं टिक रही थीं। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या आज बात बनेगी या फिर एक और उम्मीद टूटेगी। उनकी पत्नी सुमित्रा रसोई से निकलकर आई। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, आंखों में चिंता थी, लेकिन होंठों पर मजबूरी की मुस्कान। आज लड़के वाले 11 बजे आने वाले हैं, सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा। शिवनारायण ने सिर हिलाया। देखते हैं, इनवाइट है। बस इतना ही बोले। अंदर वाले कमरे में उनकी बेटी आरती खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में किताब थी, लेकिन पन्ने कब से नहीं पलटे थे। उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। पढ़ी लिखी थी, समझदार थी,
लेकिन समाज के लिए अब वह सिर्फ उम्र निकलती हुई लड़की थी। आरती को रिश्तों से डर लगने लगा था। हर बार वही सवाल, वही नाप तोल, वही तुलना। कभी रंग कम, कभी कद ज्यादा, कभी नौकरी ठीक नहीं, कभी दहेज का इशारा। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब लोग उसके सामने नहीं, उसके पीछे बातें करते थे। लड़की तो ठीक है, और उसी पर में सब खत्म हो जाता था। 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित्रा का दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने साड़ी का पल्लू ठीक किया और दरवाजा खोला। लड़के वाले अंदर आए। लड़के के माता पिता और एक रिश्तेदार। सबके चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी। बैठते ही इधर उधर नजर दौड़ाई गई, जैसे घर नहीं कोई सामान देखा जा रहा हो। आरती चाय लेकर आई। सिर झुकाकर सबको नमस्ते किया और चाय रखकर लौटने लगी। लड़की को जरा बैठने को कहिए, लड़के की माँ ने कहा। आरती बैठ गई। सवालों की बारिश शुरू हो गई। कहाँ तक पढ़ी है? क्या काम करती है? खाना बनाना आता है या नहीं? घर के काम में हाथ बंटाती है या नहीं? किसी ने यह नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। शिवनारायण सब देख रहे थे। हर सवाल उनके सीने में चुभ रहा था, लेकिन वे चुप थे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का भविष्य दांव पर लगा हुआ लग रहा था। फिर असली बात आई। हम लोग दहेज के खिलाफ हैं, लड़के के पिता ने कहा। बस थोड़ा बहुत बेटी को दे दीजिएगा, अपनी हैसियत के अनुसार। यह थोड़ा बहुत शिवनारायण के लिए पहाड़ जैसा था। बातें खत्म हुई। लड़के वाले चले गए। घर में फिर वही खामोशी लौट आई। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। क्यों हर बार ऐसा होता है? उन्होंने पूछा। शिवनारायण ने गहरी सांस ली। क्योंकि हम एक बेटी के माता पिता हैं, उन्होंने कहा। आरती चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। उसे रोना नहीं आ रहा था। आंसू जैसे सूख गए थे। उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। बस एक खालीपन था। शाम को पिताजी उसके कमरे में आए। बेटा, उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो। आरती ने उनकी बात बीच में रोक दी। पिताजी, क्या शादी ही जिंदगी का आखिरी सच है? उसने पूछा। शिवनारायण के पास जवाब नहीं था। उस रात वह देर तक जागते रहे। उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई याद आई, उसकी मेहनत, उसके सपने। उन्होंने सोचा था कि पढ़ा लिखा कर उसे मजबूत बनाएंगे, लेकिन समाज के सामने वे खुद को बेबस महसूस कर रहे। अगले दिन आरती ने एक फैसला किया। उसने अपने माता पिता से साफ कहा, मैं शादी से भाग नहीं रही, लेकिन मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहती जहां मेरी कीमत लगाई जाए। सुमित्रा डर गई। लोग क्या कहेंगे? आरती ने शांति से कहा। लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। माँ, समय बीतता गया। रिश्ते आते रहे, जाते रहे। कुछ आरती ने मना किए, कुछ सामने से टूट गए। एक दिन एक साधारण सा रिश्ता आया। न ज्यादा तामझाम, न बड़ी बड़ी बातें। लड़का अमन एक स्कूल में शिक्षक था। पहली मुलाकात में ही उसने आरती से कहा,
मैं एक साथी ढूंढ रहा हूँ, सौदा नहीं। आरती पहली बार खुलकर मुस्कुराई। उसके माता पिता भी सादे लोग थे। उन्होंने न दहेज की बात की, न तुलना की। सुबह की पहली किरण जब शहर की टूटी फूटी छतों पर पड़ती, तब रामू की आंख खुल जाती। उसकी नींद कभी गहरी नहीं होती थी। मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी, पास में रखी टूटी चारपाई और कोने में रखी केतली, यही उसकी दुनिया थी। रामू एक गरीब मेहनती चाय वाला था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी उसके हालात से कहीं बड़ी थी। रामू का दिन सूरज से पहले शुरू होता। वह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ मुंह धोता, फिर चूल्हे पर पानी चढ़ाता। चाय पत्ती और चीनी को वह बहुत संभाल कर रखता, क्योंकि हर दाना उसकी कमाई से जुड़ा था। उसकी चाय की खुशबू पास की गलियों में फैलने लगती और धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आते। रामू की दुकान असल में एक पुराना लकड़ी का ठेला था, जिस पर जंग लगा तवा, एक केतली और कुछ शीशे के गिलास रखे रहते। ठेला उसने खुद बनाया था, कई साल पहले। जब वह गांव से शहर आया था, तब उसके पास कुछ भी नहीं था। पिता की मौत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी और छोटे भाई बहन पढ़ने की उम्र में थे। गांव में काम नहीं था, इसलिए रामू शहर आ गया। शहर ने उसे आसान जिंदगी नहीं दी। पहले उसने होटल में बर्तन मांजे, फिर निर्माण स्थल पर मजदूरी की। हाथ छिल जाते, पीठ दुखती, लेकिन पेट भरने का सहारा मिल जाता। एक दिन उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी चाय बेचता है। रामू अक्सर वहीं चाय पीता था। बूढ़ा आदमी उससे बात करता, उसकी मेहनत देखता। एक दिन बूढ़े ने कहा, बेटा, मेहनत से मत डर। चाय बेचने में भी इज्जत है, अगर दिल से बेची जाए। कुछ महीनों बाद बूढ़े की तबीयत बिगड़ गई और उसने अपनी केतली रामू को दे दी। उसी दिन से रामू चाय वाला बन गया। शुरुआत आसान नहीं थी। ग्राहक कम आते, कई लोग पैसे उधार लेकर लौट जाते, लेकिन रामू ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते, तो वह कह देता, कल दे देना। धीरे धीरे लोग उसकी चाय के साथ उसके व्यवहार के भी दीवाने हो गए। रामू हर ग्राहक को नाम से बुलाता, उनकी बातें सुनता, उनके दुख सुख में शामिल होता। ऑफिस जाने वाले बाबू, रिक्शा वाले, मजदूर सब उसकी दुकान पर रुकते। उसकी चाय में सिर्फ दूध और पत्ती नहीं, मेहनत और अपनापन भी घुला होता। रामू की जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। माँ की दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। भाई की पढ़ाई के लिए फीस चाहिए थी। कई रातें वह भूखा सोता, लेकिन अगले दिन फिर उसी जोश से काम करता। वह मानता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन बारिश ने शहर को थाम लिया। सड़कें पानी से भर गईं। कई दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं। लेकिन रामू ने अपना ठेला नहीं हटाया। उसने प्लास्टिक की चादर डाल दी और चाय बनाता रहा। उस दिन उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा लोग आए। भीगे हुए लोग गर्म चाय से राहत पा रहे थे। उसी दिन एक पत्रकार भी वहां रुका। पत्रकार ने रामू से बात की, उसकी कहानी सुनी। उसे रामू की मेहनत और ईमानदारी ने छू लिया। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। सड़क किनारे का चाय वाला
जो मेहनत की मिसाल है। रामू को इसका मतलब ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन लोग उसे पहचानने लगे। अब कुछ नए ग्राहक आने लगे। कॉलेज के छात्र, ऑफिस के लोग, यहाँ तक कि दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने आने लगे। लेकिन रामू नहीं बदला। उसने चाय की कीमत वही रखी। किसी ने कहा, अब तो रेट बढ़ा दो। रामू मुस्कुराकर बोला, गरीब आदमी की चाय महंगी नहीं होनी। समय बीतता गया। भाई की पढ़ाई पूरी हुई, बहन की शादी हो गई, माँ की तबीयत कुछ सुधरी। रामू का ठेला अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने एक छोटा सा शेड लगवा लिया था ताकि धूप और बारिश से बचाव हो सके। एक दिन नगर निगम के लोग आए और ठेले हटाने लगे। रामू का दिल बैठ गया। उसने विनती की, साहब, यही मेरी रोजी रोटी है। अधिकारियों ने कहा कि सड़क खाली करनी होगी। रामू पूरी रात सो नहीं सका। सुबह उसने ठेला समेटा और दूसरी जगह ढूंढने निकल पड़ा। नई जगह पर शुरुआत फिर से करनी पड़ी। ग्राहक कम थे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने फिर वही नियम अपनाया, ईमानदारी, मेहनत और प्यार। धीरे धीरे वहां भी लोग आने लगे। उसकी चाय की खुशबू ने नई गली। एक दिन उसी पत्रकार का फोन आया। उसने बताया कि एक सामाजिक संस्था रामू जैसे मेहनती गांव का नाम था सोनापुर। वही गांव जहां हर सुबह मिट्टी की सोंधी खुशबू के साथ सूरज निकलता और हर शाम मंदिर की घंटियों की आवाज में ढल जाती। इसी गांव में रहता था आरव। वही आरव जो बचपन में अनाथ हो गया था और जिसके जीवन की कहानी अनाथ बेटा वन में गांव वालों ने देखी थी। यह कहानी उसी आरव की आगे की यात्रा है, जहां संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, पर उम्मीद ने नया रूप लिया था। आरव अब जवान हो चुका था। कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था, आंखों में सपने थे और दिल में अपने माता पिता की अधूरी यादें। माँ बाप की तस्वीर उसने कभी नहीं देखी थी, पर गांव के बुजुर्गों से इतना सुना था कि उसके पिता ईमानदार मजदूर थे और माँ बेहद स्नेही। वही स्नेह जो आरव को कभी मिला नहीं, वही उसे हर किसी में ढूंढने की आदत बन गई थी। पिछली कहानी में आरव ने मेहनत से पढ़ाई पूरी की थी और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा था। अब वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि बच्चों का सहारा बन चुका था। अनाथ होने का दर्द वह किसी को बताता नहीं था, पर जब भी किसी बच्चे की आंखों में उदासी देखता, उसका दिल कांप उठता। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा अधिकारी आने वाला है। कहा जा रहा था कि वह गांव के विकास के लिए योजनाएं लेकर आ रहा है। गांव के प्रधान ने सबको बुलाया और कहा कि स्कूल में एक सभा होगी। आरव को भी वहां बुलाया गया, क्योंकि अब वह गांव का पढ़ा लिखा नौजवान था। सभा वाले दिन स्कूल का आंगन भर गया। बच्चे, बुजुर्ग, किसान, महिलाएं सब जमा थे। अधिकारी आया, उसने भाषण दिया, योजनाओं की बातें की। सब तालियां बजा रहे थे, पर आरव चुप था। वह देख रहा था कि कागजों पर लिखी योजनाएं जमीन पर कैसे उतरेंगी, यह कोई नहीं बता रहा। सभा के बाद अधिकारी ने आरव को अलग से बुलाया। उसने पूछा, तुम यहाँ के शिक्षक हो? आरव ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ।
अधिकारी बोला, तुम्हारी मेहनत के बारे में सुना है। क्या गांव के बच्चों के लिए कुछ और करना चाहते हो? आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि यहाँ के बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन जीने की समझ भी मिले। अधिकारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। जाते जाते उसने कहा कि वह सोच कर बताएगा। आरव को उम्मीद की एक नई किरण दिखी। दिन बीतते गए। आरव का जीवन वही था। सुबह स्कूल, शाम को बच्चों के साथ खेल, रात को पढ़ाई की तैयारी। पर एक कमी हमेशा उसे कचोटती थी। वह था अपनापन। गांव वाले उसे सम्मान देते थे, पर परिवार जैसा एहसास उसे कभी नहीं मिला। एक शाम गांव में एक औरत आई। फटे कपड़े, थकी हुई आंखें और हाथ में एक छोटा सा बैग। वह सीधे मंदिर के पास बैठ गई। लोग उसे शक की नजर से देख रहे थे। आरव ने उसे देखा और कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे लगा जैसे इस औरत के दर्द में उसका अपना दर्द छुपा हो। आरव उसके पास गया और पूछा, माँ, आप ठीक हैं? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा कोई नहीं है बेटा। शहर में काम करती थी, मालिक ने निकाल दिया। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। आरव का दिल भर आया। उसने उसे पानी दिया और अपने घर चलने को कहा। गांव वालों ने मना किया, पर आरव नहीं रुका। उस रात उस औरत ने आरव को अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम शारदा था। उसका बेटा बचपन में खो गया था। उसने बहुत ढूंढा, पर नहीं मिला। पति भी गुजर चुका था। अब वह अकेली थी। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसे लगा जैसे उसकी अपनी कहानी किसी और के मुंह से निकल रही हो। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या ये औरत उसकी माँ हो सकती है? पर उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ भावनाएं हैं। अगले दिन आरव ने शारदा को गांव में ही रहने दिया। उसने काम ढूंढने में मदद की। शारदा बच्चों की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बनने लगी। बच्चे उसे शारदा माँ माँ कहने लगे। आरव और शारदा के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। शारदा आरव को बेटे की तरह देखती थी और आरव उसे माँ जैसा सम्मान देता था। पर दोनों के दिल में एक डर था। गांव का नाम था चंदनपुर। एक छोटा सा शांत गांव, जहां शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग सूरज डूबने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई बेवजह बाहर नहीं निकलता था। इस गांव में हर सुबह एक सब्जी वाला आता था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन रोज साइकिल पर सब्जियां बेचने आता था। उसकी साइकिल हमेशा साफ रहती थी। सब्जियां हमेशा ताजी होती थीं। लेकिन एक बात अजीब थी। रामदीन कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वह सब्जी देता, पैसे लेता और आगे बढ़ जाता। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक होती थी। गांव के बच्चे उससे डरते थे। बुजुर्ग लोग उसे देखकर चुप हो जाते थे। औरतें जल्दी जल्दी सब्जी लेकर दरवाजा बंद कर लेती थीं। लोग कहते थे, शाम के बाद रामदीन के पीछे मत जाना।
कोई नहीं जानता था। क्यों? एक दिन गांव में शहर से एक लड़का आया। उसका नाम था रोहन। रोहन अपने मामा के घर रहने आया था। उसे गांव की कहानियों पर भरोसा नहीं था। पहले ही दिन उसने सुना, सब्जी वाले के पीछे कुछ गलत है। रोहन हंस दिया। उसे लगा ये सब पुराने लोगों की बातें हैं। अगली सुबह रोहन ने रामदीन को देखा। रामदीन की साइकिल पर सब्जियां लदी थीं, लेकिन सब्जियों से मिट्टी की नहीं, अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। रोहन ने सब्जी खरीदी। पैसे देते समय उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। रामदीन ने सिर उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें लाल चमकीं। रोहन को अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। शाम को रोहन ने देखा कि रामदीन गांव से बाहर जा रहा है। सूरज ढल चुका था, आसमान लाल था। रोहन के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, आज देखता हूँ सब्जी वाले के पीछे क्या है। वह चुपचाप रामदीन के पीछे चल पड़ा। गांव की आखिरी गली के बाद एक कच्चा रास्ता था। उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। चारों तरफ सूखे पेड़ थे। हवा में अजीब सी गंध थी। रामदीन बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसकी साइकिल बिना आवाज के चल रही थी। रोहन को पसीना आने लगा, लेकिन उसके पैर अपने आप चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद एक पुरानी सब्जी मंडी दिखी। वह सालों से बंद थी। लोग कहते थे वहां हादसा हुआ था। रामदीन वहां रुका। उसने साइकिल खड़ी की और मंडी के अंदर चला गया। रोहन ने अंदर झांका। अंदर अंधेरा था। बस हल्की सी हरी रोशनी चमक रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन घबरा गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने आवाज सुनी, सब्जियां जमीन पर गिरने की आवाज। रोहन ने पीछे देखा। सब्जियां सड़ चुकी थीं। उनमें से काला पानी बह रहा था। तभी रामदीन की आवाज आई, तुम भी देखने आ गए? रोहन कांप गया। रामदीन अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका शरीर लंबा हो गया था। आंखें पूरी तरह लाल थीं। रामदीन बोला, मैं सब्जी नहीं बेचता। रोहन की आवाज गले में अटक गई। रामदीन ने कहा, मैं आत्माएं इकट्ठा करता हूं। रोहन पीछे हटने लगा। रामदीन ने जमीन की ओर इशारा किया। जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे। काले सूखे हाथ। रोहन को समझ आ गया। गांव के जो लोग सालों पहले गायब हुए थे, वे यहीं थे। रामदीन बोला, जो मेरे पीछे आता है वही यहीं रह जाता है। रोहन ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। वह भागा। पीछे से हंसी की आवाज आ रही थी। रोहन बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। सुबह जब गांव वाले उठे, रोहन बुखार में तप रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उस दिन के बाद रोहन कभी मुस्कुराया नहीं, और उस दिन के बाद रामदीन फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन आज भी सुबह के समय कुछ लोग कहते हैं, हाय, सब्जियों की ठंडी गंध आती है।
और अगर कोई शाम के बाद सब्जी वाले के पीछे चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। पिछली कहानी में आपने पढ़ा था कि कैसे छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला गरीब लेकिन ईमानदार लड़का अमन जंगल से मिले जादुई आलू पत्थर की वजह से पूरे गांव की किस्मत बदलने लगा था। अब वही कहानी आगे बढ़ती है जहां से भाग 1 खत्म हुआ था। सुबह की हल्की धूप अमन के आंगन में फैल चुकी थी। अमन देर रात तक सो नहीं पाया था। उसके मन में जादुई आलू पत्थर को लेकर कई सवाल घूम रहे थे। क्या यह सच में जादुई था या फिर कोई धोखा? लेकिन पिछली रात जो चमत्कार उसने देखा था उसे झुठलाना आसान नहीं था। अमन उठा और सीधे उस कपड़े की ओर गया जिसमें आलू पत्थर लपेट कर रखा था। उसने डरते डरते कपड़ा खोला। आलू पत्थर बिल्कुल वैसा ही था, साधारण और शांत, लेकिन उसमें से हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। अमन ने धीरे से कहा, अगर तू सच में जादुई है तो आज फिर कुछ करके दिखा। उसने आलू पत्थर को हाथ में लिया और आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में गांव की तस्वीर घूमने लगी। टूटी झोपड़ियां, भूखे बच्चे, बीमार बूढ़े। कुछ ही पल में आलू पत्थर हल्का सा चमकने लगा। अमन ने घबराकर आंखें खोली। उसके सामने रखी खाली थाली अपने आप ताजे खाने से भर चुकी थी। अमन की आंखें भर आईं। उसे अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। उसी समय उसकी माँ अंदर आई। माँ ने थाली को देखा और चौंक गई। अमन, ये सब कहाँ से आया? अमन ने सच छुपाना ठीक नहीं समझा। उसने माँ को आलू पत्थर के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ ने ध्यान से सुना, फिर गंभीर आवाज में बोली, बेटा, जादू अगर गलत हाथों में चला गया तो बहुत बुरा हो सकता है। अमन ने सिर हिलाया। मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा माँ, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। गांव में एक आदमी था, नाम था भैरव। भैरव लालची और चालाक था। उसे हर हाल में अमीर बनना था। भैरव ने देखा कि अमन के घर अचानक खुशहाली आने लगी है। घर में रोज खाना, लोगों की मदद। भैरव को शक हुआ। उसने अमन पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक शाम भैरव ने अमन को अकेले जंगल की ओर जाते देखा, वही जंगल जहां से आलू पत्थर मिला था। भैरव चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अमन जंगल में पहुंचा और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आलू पत्थर को बाहर निकाला। भैरव ने पेड़ के पीछे से सब देख लिया। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। तो यही है राज, भैरव मन ही मन बोला। उसी रात भैरव ने आलू पत्थर चुराने की योजना बना ली। अगली रात गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था। अमन और उसकी माँ सो रहे थे। भैरव दबे पांव अमन के घर में घुसा। उसने चारों ओर देखा, फिर आलू पत्थर वाला कपड़ा उठा लिया। जैसे ही उसने आलू पत्थर को हाथ लगाया, उसे तेज झटका लगा। भैरव घबरा गया, लेकिन लालच ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। वह जल्दी से वहां से भाग गया। सुबह अमन उठा तो कपड़ा गायब था।
उसका दिल जोर से धड़कने लगा। माँ, आलू पत्थर नहीं है, अमन घबराकर बोला। माँ समझ गई कि कुछ गलत हो गया है। उधर भैरव अपने घर में बैठा था। उसने आलू पत्थर को सामने रखा। अब मैं राजा बनूंगा, वह हंसते हुए बोला। उसने सोने की कल्पना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने और जोर लगाया। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। भैरव डर गया। आलू पत्थर काला पड़ने लगा। उसी समय एक भारी आवाज गूंजी। यह शक्ति लालच के लिए नहीं है। भैरव कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। उधर अमन जंगल की ओर दौड़ा। उसे लगा कि आलू पत्थर उसे बुला रहा है। जंगल में तेज हवा चलने लगी। बरगद का पेड़ झूमने लगा। अचानक भैरव वहां पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अमन, मुझे बचा ले, भैरव रोते हुए बोला। अमन ने आलू पत्थर को देखा। वह अब भी भैरव के हाथ में था। अमन ने साहस जुटाया। उसने कहा, तुमने लालच किया, इसलिए यह शक्ति तुमसे नाराज है। भैरव ने आलू पत्थर अमन को सौंप दिया। जैसे ही अमन ने उसे हाथ में लिया, सब कुछ शांत हो गया। अमन ने आंखें बंद की। उसने गांव की भलाई की प्रार्थना की। मैक्सिको के ग्वाडलहारा शहर की एक पुरानी तंग गली में सुबह का सूरज जैसे ही रंगीन दीवारों पर पड़ता था, वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाती थी। उसी गली के कोने पर डॉन एर्नेस्टो और डोना रोजा रहते थे। दोनों उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े थे, लेकिन उनके बीच की नोकझोंक आज भी जवान थी। डॉन एर्नेस्टो कभी मशहूर लुचाडोर रह चुके थे। उनका नाम था एल टोरमेंटो रोजो। लाल मास्क, ऊंची छलांगें और विरोधी को चित करने का अंदाज कभी पूरे मैक्सिको में जाना जाता था। अब वही अर्नेस्टो सफेद बालों, कांपते हाथों और छड़ी के सहारे चलते थे। डोना रोजा उनकी पत्नी थी। कभी उन्होंने भी लुचा लिब्रे की दुनिया को बहुत करीब से देखा था। मैच से पहले मास्क धोना, छोटों पर मरहम लगाना और हार के बाद चुपचाप आंसू पोंछना उन्होंने किया था। लेकिन उनके दिल में आज भी एक शिकायत जिंदा थी। हर शनिवार की तरह उस दिन भी दोनों बाजार जाने के लिए निकले। डॉन एर्नेस्टो ने अपनी पुरानी टोपी लगाई और रोजा ने थैला उठाया। बाजार की भीड़ में चलते हुए दोनों के बीच वही पुरानी बहस शुरू हो गई। रोजा बोली कि एर्नेस्टो ने कभी परिवार को समय नहीं दिया। एर्नेस्टो बोले कि उन्होंने सब कुछ परिवार के लिए ही किया। रोजा ने याद दिलाया कि एक फाइनल मैच के दिन उन्होंने बेटी के जन्मदिन को छोड़ दिया था। एर्नेस्टो ने कहा कि वही मैच जीतकर वे घर की छत बना पाए थे। सब्जी की दुकान पर भी बहस जारी रही। टमाटर कौन चुनेगा, इस पर भी मतभेद था। एर्नेस्टो को सख्त टमाटर पसंद थे, रोजा को नरम। तभी बाजार के बीचों बीच एक पोस्टर दिखा। पोस्टर पर लिखा था, ग्रैंड लुचाडोर शो आज रात। एर्नेस्टो की आंखें चमक उठी।
रोजा ने वही चमक पहचान ली और तुरंत मुंह फेर लिया। एर्नेस्टो बोले, याद है रोजा, जब मैं रिंग में उतरता था? रोजा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस थैले में प्याज डाले और आगे बढ़ गए। घर लौटते समय एर्नेस्टो बार बार पुराने किस्से सुनाने लगे। कैसे उन्होंने अपने गुरु को हराया था, कैसे पूरा स्टेडियम उनका नाम चिल्लाता था। रोजा चुप रही, लेकिन उनके मन में पुराने जख्म हरे हो गए। रात को टीवी पर वही लुचा लिब्रे शो चल रहा था। रोजा रसोई में थी, एर्नेस्टो टीवी के सामने। अचानक एर्नेस्टो ने कहा, अगर मैं आज भी रिंग में उतरूं तो जीत सकता हूं। रोजा हंस पड़ी। वह हंसी मजाक नहीं थी, वह हंसी वर्षों की थकान से भरी थी। उन्होंने कहा, तुम अब वही इंसान नहीं रहे। यही बात एर्नेस्टो के दिल में चुभ गई। उन्होंने महसूस किया कि रोजा ने उन पर से भरोसा खो दिया है। अगले दिन शहर में खबर फैल गई कि एक ओपन चैलेंज रखा गया है। कोई भी पुराना लुचाडोर मास्क पहनकर आ सकता है। एर्नेस्टो ने बिना बताए अपना पुराना लाल मास्क निकाल लिया। रोजा ने अलमारी खुली देखी तो सब समझ गई। उन्होंने एर्नेस्टो को रोका नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर जाना ही है तो मुझे भी साथ ले चलो। रिंग के पीछे का माहौल वही पुराना था। पसीने की गंध, शोर और तालियां। एर्नेस्टो ने मास्क पहना और खुद को फिर से जवान महसूस किया। रोजा दर्शकों में बैठी, उनका दिल डर और गर्व के बीच झूल रहा था। जैसे ही एर्नेस्टो रिंग में उतरे, लोग चौंक गए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास पुराना था। मुकाबला शुरू हुआ। पहले ही कुछ सेकंड में एर्नेस्टो गिर पड़े। भीड़ सन्न रह गई। रोजा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन एर्नेस्टो उठे। उन्होंने जीतने के लिए नहीं, साबित करने के लिए लड़ाई जारी रखी। हर वार के साथ उन्हें रोजा की बातें याद आ रही थीं। अंत में एर्नेस्टो हार गए। रिंग में सन्नाटा छा गया। तभी रोजा उठी और रिंग के पास आईं। उन्होंने एर्नेस्टो का हाथ पकड़ा, कहा, तुम जीतने नहीं आए थे, तुम मुझे दिखाने आए थे कि तुम आज भी वही हो। एर्नेस्टो ने मास्क उतार दिया। भीड़ ने तालियां बजाईं। उस रात दोनों साथ घर लौटे, बिना बहस, बिना शिकायत, सिर्फ साथ। अगले शनिवार वे फिर बाजार गए। इस बार टमाटर दोनों ने मिलकर चुने। पुरानी रंजिशें रिंग में ही रह गईं, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं होती, कुछ सिर्फ समझने के लिए होती हैं। ईशिया म्यूहाने ओदाम्बा। आज का दिन बच्चों के लिए बहुत खास था। शहर के एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आज चिड़ियाघर की सैर पर ले जाया जाना था, लेकिन यह सैर सामान्य नहीं थी। यह थी 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी जू विजिट। स्कूल के बड़े हॉल में सभी बच्चे लाइन से बैठे थे। सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी थी और हर बच्चे के लिए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट रखे हुए थे। टीचर ने बच्चों को समझाया कि आज वे घर बैठे ही पूरी दुनिया के जानवरों को ऐसे देखेंगे
जैसे वे खुद चिड़ियाघर में घूम रहे हों। जैसे ही हेडसेट पहनाए गए, बच्चों को लगा मानो वे सच में एक बड़े और हरे भरे चिड़ियाघर के गेट पर खड़े हैं। गेट के ऊपर लिखा था, वेलकम टू द वर्चुअल जू। चारों तरफ पेड़, फूल, रास्ते और दूर दूर तक फैला खुला इलाका दिख रहा था। बच्चों ने अपने सिर घुमाए तो हर दिशा में नया नजारा दिखाई दे रहा था। यही थी 360 डिग्री दुनिया, जबकि दाना, जहां हर तरफ देखने की आजादी थी। सबसे पहले बच्चे शेर के बाड़े की ओर बढ़े। सामने एक विशाल मैदान था जिसमें शेर आराम कर रहा था। उसकी दहाड़ सुनाई दी तो कई बच्चे थोड़ा डर गए, लेकिन टीचर की आवाज आई कि डरने की जरूरत नहीं है, यह सब वर्चुअल है। शेर धीरे धीरे उठा, चला और फिर छांव में बैठ गया। बच्चे उसके चेहरे के भाव, उसकी आंखें और उसके मजबूत शरीर को बहुत पास से देख पा रहे थे। उन्हें बताया गया कि शेर जंगल का राजा क्यों कहलाता है, ये है, और वह अपने झुंड के साथ कैसे रहता है। आगे बढ़ते ही हाथियों का इलाका आया। बड़े बड़े हाथी पानी में खेल रहे थे। कुछ हाथी अपनी सूंड से पानी उछाल रहे थे। बच्चों को लगा मानो पानी की छींटें उन तक आ रही हों। टीचर ने बताया कि हाथी बहुत समझदार होते हैं और उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। बच्चे हाथियों की चाल, उनके बड़े कान और लंबी सूंड को देखकर हैरान थे। इसके बाद बच्चों को बंदरों के पास ले जाया गया। पेड़ों पर उछलते कूदते बंदर एक दूसरे से खेलते हुए दिख रहे थे। कुछ बंदर फलों को पकड़कर खा रहे थे। बच्चे हंसने लगे क्योंकि बंदरों की हरकतें बहुत मजेदार थीं। टीचर ने समझाया कि बंदर बहुत फुर्तीले होते हैं और पेड़ों पर रहने के लिए उनका शरीर खास बना होता है। अब बारी आई जिराफ की। जिराफ बहुत ऊंचे पेड़ों से पत्ते खा रहा था। उसका लंबा गला बच्चों को बहुत अजीब और रोचक लगा। बच्चों ने ऊपर की ओर देखा तो जिराफ का सिर आसमान के पास लगता था। टीचर ने बताया कि जिराफ का गला लंबा होने के कारण वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा सकता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर जेब्रा दिखाई दिए। उनके शरीर पर काली और सफेद धारियां थीं। बच्चे सोचने लगे कि आखिर इन धारियों का क्या मतलब होता है। उन्हें बताया गया कि ये धारियां जेब्रा को गर्मी से बचाने और दुश्मनों से छिपने में मदद करती हैं। जेब्रा झुंड में चल रहे थे और उनकी चाल बहुत सुंदर लग रही थी। इसके बाद बच्चे पक्षियों की दुनिया में पहुंचे। चारों तरफ रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे। कुछ पेड़ों पर बैठे थे, कुछ पानी के पास दाना चुग रहे थे। बच्चों ने अपने सिर घुमाकर ऊपर देखा तो उन्हें उड़ते हुए पक्षी दिखे। नीचे देखा तो पानी में तैरते पक्षी दिखाई दिए। यह अनुभव बिल्कुल असली लग रहा। फिर बच्चों को मगरमच्छ और दरियाई घोड़े के इलाके में ले जाया गया। पानी के अंदर तैरते मगरमच्छ और किनारे आराम करते हुए दरियाई घोड़े दिखाई दिए। टीचर ने समझाया कि ये जानवर ज्यादातर समय पानी में रहते हैं और उनका शरीर उसी के अनुसार बना होता है। बच्चे पानी के अंदर की दुनिया को देखकर बहुत उत्साहित थे। आगे बढ़ने पर भालू का बाड़ा आया। भालू धीरे धीरे चल रहा था और कभी-कभी खड़े होकर आसपास देख रहा था। बच्चों को बताया गया कि भालू सर्दियों में लंबी नींद लेते हैं
जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। यह जानकर बच्चे हैरान हो गए। इसके बाद बच्चों को सांपों की दुनिया में ले जाया गया। अलग अलग तरह के सांप अपनी